मामा मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज बहुत से अहम मुद्दात हैं जिनके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। एक तो ईरान इसराइल जंग बंदी हो गई, बहुत अच्छा है। सदर ट्रंप ने एक और जंग बंदी करवा दी भारत और पाकिस्तान की जंग के बाद, और पाकिस्तान पहले ही अमेरिकी सदर ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद कर चुका है। तो क्या को इस जंग बंदी के बाद का नोबेल इनाम मिल सकता है, इस पर बात करेंगे। ये जो जंग बंदी हुई है ईरान जंग की, कितना अरसा ये बरकरार रह सकती है? पाकिस्तान का इस सारे एपिसोड में किरदार जो रहा, मस्बत था, दुरुस्त था, मज़ीद इम्प्रूव हो सकता था, कैसा रहा ये किरदार, इस हवाले से बात करेंगे। सिर्फ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हवाले से ही नहीं, कुछ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के हवाले से भी, क्योंकि यहाँ पर भी जो सियासी जंग है मुस्तकिल जारी है। बावजूद इसके कि जंग बंदी की कोशिश कम अज़ कम पीपल्स पार्टी एंड मुस्लिम लीग नून के दरमियान तो हो गई बजट के हवाले से, लेकिन बजट को लेके खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर एक नई जंग का, नए इख्तलाफात का आगाज़ हो गया है। इमरान खान की बहनों की मुलाकात हुई है आज जेल में। अलीमा खानम की एक बार फिर नहीं हो सकी, लेकिन वो शदीद तपी हुई थी केपी का बजट पास होने पे, और उन्होंने सवालात उठा दिए कि इमरान खान की मंजूरी के बगैर हिदायत के ख़िलाफ़ बजट कैसे पास हो गया। और वो कहने लगी कि जी अब तो लगता है कि माइनस इमरान खान हो गया है अगर केपी का बजट पास हो गया है, और अगर केपी के अरकान असम्बली इमरान खान की हिदायत पर नहीं चल सकते तो घरों को जाएं। सिर्फ अलीमा खान ही नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस बात की धमकियां दे रही है, लेकिन किसको दे रही है धमकी? ये दे रही है कि हम केपी की असम्बली तहलील कर देंगे अगर इमरान खान ने कहा, लेकिन किसको है ये धमकी? और इस असम्बली को तहलील करने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी फ़ायदा क्या होगा? इसके अलावा जो फेडरल बजट है उस पर भी कुछ मज़ीद डिस्कशन करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं। आई एम ऑनर्ड कि मेरे पास आज बड़ी ज़बरदस्त मौजूद हैं। नदीम अफजल चंद साहब सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं, पीपल्स पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं। राना एहसान अफजल खान साहब सीनियर सरकर्दा और मरकज़ी रहनुमा हैं, मुस्लिम लीग नून के MNA भी हैं और कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के। और एडवोकेट फैसल चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वाइटल पार्ट हैं, और इसके अलावा वकील हैं बानी PTI के। राना एहसान अफजल खान साहब, आपसे शुरू करना चाहूँगी मैं। ईरान इसराइल जंग के बारे में ज़रा पहले बात कर लेते हैं। पाकिस्तान का किरदार कैसा रहा? क्या बहुत जल्दबाजी में हमने कुछ इकदाम नहीं कर दिए थे इस सारे एपिसोड के दौरान? और क्या आपको एक्सपेक्टेड था कि इतनी जल्दी, इवन तो 12 दिन हो गए, लेकिन इस कदर जल्दी जंग बंदी हो जाएगी, और ये कितना अरसा आपकी नज़र में बरकरार रह सकेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान का क्या किरदार रहा इस एपिसोड में, वो तो आप ईरान का जो है, जो उनका मौक़िफ़ है, आप उनसे गेज कर सकते हैं। अगर ईरान की पार्लियामेंट पाकिस्तान की तारीफ़ कर रही है, अगर ईरान के जो यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल के जो रेप हैं वो तारीफ़ कर रहे हैं पाकिस्तान की, और अगर पाकिस्तान वो मुल्क है जो चीन और रूस के साथ मिल के बार बार सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुला रहा है, तो और वो रिकग्नाइज भी हो रहा है, तो ये काफ़ी है। जहाँ तक बात है ट्रंप साहब को नॉमिनेट करने की और उस पर फिर तनकीद भी की जाती है, देखें उसका एक बैकग्राउंड था, और उसका बैकग्राउंड इंडिया पाकिस्तान की जंग और कश्मीर इशू को इंटरनेशनली रेज करना ये था। और डेफिनेटली एक ये भी पहलू था कि हम तो चाहते थे कि इसके ऊपर भी जो जिस तरह अमेरिका शामिल हुआ वो ना होता, और जब खुद ट्रंप बात कर रहा था अपनी, उसका वोट उसको इस चीज़ पे मिला कि उसने पीस करना है दुनिया में और जंग बंदी से बाहर निकलना है, तो इस तनासर में जो है वो दिया गया था। लेकिन सर एक तरफ पाकिस्तान नॉमिनेट कर रहा है ट्रंप को के नोबेल इनाम के लिए, फिर अगले दिन मजम्मत कर रहा है कि जो जोहरी तंसीबात पे ईरान पे हमले किए, फिर ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं कि आपको डिफेंड करने का हक है, लेकिन ईरान कतर पे अगर अमेरिकी एयरबेसिस पे हमले कर रहा है उसको मजम्मत कर रहे हैं। तो ये बहुत कंफ्यूज्ड और बहुत एक उलझी हुई पॉलिसी थी। ये जंग की कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि आपको देखने को मिलती हैं। देखें, बिल्कुल हमने जो है कंडेम किया, न्यूक्लियर साइट्स पे अगर कोई हमलावर होता है तो ये तो दुनिया की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि आप IAEA के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसको उड़ा दें, आप यूनाइटेड नेशंस के चार्टर को उड़ा दें, आप इंटरनेशनल लॉ को उड़ा दें, और आप न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे हमला करें, तो आज भी हम कंडेम करते हैं क्योंकि हम समझते हैं गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। तो इसके अंदर तो हमारा कोई, और देखें जब कतर की बात आती है तो कतर हमारा दोस्त मुल्क है, हमारा ब्रादर मुल्क है,
तो So these are the complexities of the war जो आपने हाईलाइट की है. So where do we exactly stand कि हम ईरान के साथ खड़े हैं या हम खलीजी ममालिक के साथ खड़े हैं या हम तो अमेरिका के साथ खड़े हैं, सालिसी के साथ खड़े हैं, हम तो रीजनल स्टेबिलिटी के साथ खड़े हैं, हम तो मामले को ठंडा करने के लिए खड़े हैं और वहाँ हमारा किरदार जो है वो सारे सरार हैं. So अभी आपको लगता है कि इसराइल ईरान जंगबंदी चल सकेगी? देखिए मैं समझता हूँ कि किसी को फायदा नहीं है लड़ाई का. अब अभी ये जो सिनारियो है उसमें अमेरिका कहता है कि मैंने न्यूक्लियर फैसिलिटीज डेसिमेट कर दी, ईरान कहता है मेरी फैसिलिटीज डेसिमेट नहीं हुई, ईरान कहता है कि मैंने अमेरिका की बेसिस के ऊपर हमला किया और नुकसान पहुंचाया, अमेरिका कहता है कि नहीं पहुंचाया, अमेरिका कहता है हमको आपने आगाह कर दिया था पहले ही, ईरान कहता है कि हमने इजराइल को जो है नुकसान पहुंचाया और पहुंचाया. तो ये एक ऐसा सिचुएशन है कि हर एक को कुछ ना कुछ जो है वो मिल रहा है और रीजन में पीस आना चाहिए, रीजन में स्टेबिलिटी होगी. सिचुएशन है कि हर एक को कुछ ना कुछ मिल रहा है. मैं आपकी तरफ आऊंगी फैसल साहब, जरा तसल्ली से आप सब जवाब दीजिएगा. नदीम अफजल शाह साहब, ईरान इसराइल जंगबंदी, सदर ट्रंप के लिए अमन का नोबेल इनाम फिर पाकिस्तान ने दुरुस्त जो है उसको नॉमिनेट किया और कितना अरसा ये जंगबंदी आपके ये तो अभी गवर्नमेंट ने किया है. अभी इस जंग के क्या असरात होते हैं, इसलिए इस पे मैं समझता हूँ कि अभी गवर्नमेंट ने किया है ना. गवर्नमेंट जब हमारे से मशावरत करेगी इत्तेहादी जमातों से तो फिर हम अपना इस पे ज़रूर बयान भी देंगे और इनपुट भी देंगे. लेकिन जो राना साहब ने कहा है जंग, तो यकीनन मैं समझता हूँ इस खित्ते के लिए जो सूरत हाल थी आज से एक दिन पहले तक, यकीनन कल बिलावल साहब ने जो स्पीच की है हमारी तो वही पॉलिसी है. और उसमें उन्होंने जो जिक्र किया आपके यमन का, आपके लेबनान का, सारी का, तो उसके बाद उनका आगे भी जिसकी बारे पे कोई बोलने वाला भी नहीं होगा. तो देखें, हम एक दूसरे के लिए नहीं बोलेंगे, मुस्लिम ममालिक के लिए नहीं बोलेंगे, बरादर ममालिक के लिए नहीं बोलेंगे, तो और कौन बोलेगा. और ठीक है, हमें बिल्कुल कतर पे मैं समझता हूँ ईरान को नहीं करना चाहिए था किसी सूरत भी, क्योंकि हमारे कतर के साथ बहुत अच्छे तल्लुकात हैं. हमें अरब ममालिक के साथ, और अरब ममालिक में समझता हूँ स्पेशली सऊदी अरेबिया को अब अपना रोल प्ले करना चाहिए. लेकिन पाकिस्तान का बच्चा खुश है इसराइल पे हमले के हवाले से. जो इसराइल के फ़लस्तीन के मासूम बच्चे जो हैं वो किसी को नहीं भूले. और मैं समझता हूँ कि उन बच्चों की मैतों को, उनकी लाशों को, उनके ख्वाबों को सामने रख के हमें कोई फैसले करने चाहिए. लेकिन पाकिस्तान की सूरत हाल बड़ी मुश्किल में है. एक तरफ इंडिया के साथ हमारे मामलात हैं और हमें ट्रंप ने ये जो आपने ट्विटर पे जो वादा किया है कश्मीर का, तो अभी तक तो ट्विटर पे अगर सफारती तौर पे भी अगर फ़लस्तीन कश्मीर का मसला और फ़लस्तीन का मसला हल हो जाए तो मैं समझता हूँ दुनिया के आधे मसाइल, कम से कम मुस्लिम ममालिक के तो मसाइल हल हो जाते हैं. हुकूमत पाकिस्तान का किरदार आप मुस्बत देखते हैं, आप दुरुस्त देखते हैं? नहीं, बिल्कुल हुकूमत का किरदार बिल्कुल मुस्बत है जी. हुकूमत का किरदार बिल्कुल इससे सेटिस्फाइड? नहीं, बिल्कुल सेटिस्फाइड है. पूरी कौम सेटिस्फाइड है इस वक्त, क्योंकि अगर हुकूमत का किरदार मशकूक होता तो यकीनन हम सबसे पहले बोलते. बजट में जिस तरह से आपने हम बिल्कुल हुकूमत का किरदार फायदा भी हुआ. मैं समझता हूँ कि हुकूमत का बिल्कुल किरदार इसमें ठीक है. राइट. फैसल चौधरी साहब, बहुत तनकीद होती रही कि बानी पीटीआई इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से क्यों कोई मजम्मत का बयान नहीं आया इसराइल के हवाले से. उस पर अगर आप कमेंट करना चाहें तो कर दे तो ज़रा ज़्यादा बेहतर है. ईरान इसराइल जंगबंदी, क्या आपको एक्सपेक्टेड था कि इतनी जल्दी ये जंगबंदी हो जाएगी? और जिस तरह पाकिस्तान ने नॉमिनेट किया ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए, वाकई हकदार हैं अब वो? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इमरान खान साहब की जो ट्विटर हैंडल से ट्वीट की बात कर रहे हैं, या तो उनका कोई मोबाइल ख़राब हुआ है या वो जेल में जो ट्विटर यूज़ करने की फैसिलिटी है वो उनके पास नहीं थी तो उनका बयान नहीं आया. मैं दैट इज़ चाइल्डिश. अब ज़ाहिर है एक लीडर जो बिहाइंड द बार्स हैं उनको आप मुलाकात की इजाज़त नहीं दे रहे. इसराइल के ऊपर इमरान खान साहब और पीटीआई की एक स्टेटेड पॉलिसी पहले से मौजूद है. वी स्टिक टू दैट. हमने इसराइल को कभी भी एज ए रियासत तस्लीम ना करने का जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना की पॉलिसी है, वी स्टिक टू दैट. ठीक. हम गजा के ऊपर बाकी सब मामलात भी ट्वीट हो रहे होते हैं ना. नहीं, वो ट्विटर अकाउंट तो गालिबन उनका पाकिस्तान से बाहर से चल रहा है. आई डोंट नो कि कहां से चल रहा है, कौन स्पेकुलेशंस तो यही हैं. द इशू इज दैट कि इसको जो है वो ये एक नॉन इशू को इशू बनाना इमरान खान साहब की ज़ात पे. हाँ, अगर इमरान खान साहब से मुलाकातें हो रही हैं ओपनली, आपकी सबकी मुलाकातें हो रही हैं, और उनके बाद जैसे पहलगाम के बाद आई मेट हिम और एक ओपन मैसेज आया, ठीक है, हमने उसको मैसेज को रिले भी किया, फिर उनकी ट्वीट भी आई, मैंने भी अपने आज भी हुई है ना कुछ मुलाकातें. आज भी मुलाकातें हुई हैं. सो क्या हुआ उसमें? उन मुलाकातों में जो बजट है उसमें बहुत सी चीज़ें जो है हाइब्रिड मॉडल है. नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन, इस पे आगे चल के करते हैं बात. सर, बात यह है कि इजराइल जो ट्रंप की नॉमिनेशन है,
फॉर द नोबेल पीस प्राइज। अगर तो किसी शख्स को ये गलत फहमी है कि हमारी रिकमेंडेशन इतनी तगड़ी है कि नोबेल पीस प्राइज पाकिस्तान की रिकमेंडेशन पे मिलना है, तो मैं उनमें से नहीं हूँ। ठीक। देखिए, अमेरिका के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं वो बराबरी की सतह के नहीं हैं। यू मस्ट हैव आस्क्ड फॉर इट इफ़ वी हैव डन इट। और इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हुआ है, वो ईरान इसराइल के कॉन्टेक्स्ट में जो है वो उनके ऊपर बहुत बड़ा दबाव आया है इंटरनली। और ये जो सीज फायर करवाया हुआ है मुझे तो खैर इस जंग की इसराइल के जो तलबीब ने क्या किया, ईरान के ऊपर अटैक से क्या हासिल किया है, बीफ ट्यूब बॉम्बर्स ने आके जो ईरान पे अटैक किया उससे क्या हासिल हुआ। आई मीन इट हैज़ बिकम सीरियसली अ जोक, जो कि रात को आप सोते हैं तो और सिचुएशन होती है, सुबह तो कोई और सिचुएशन होती है। सो यू नो, एक बिल्कुल ही अमेरिका का तो क्लेम ये है कि हमने इससे हासिल ये किया है कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी हमने बिल्कुल ख़त्म कर दी, अनकैपेबिलिटी भी हमने ख़त्म कर दी। लेकिन वो रेडियो एक्टिव वहाँ पे एक्टिविटी नहीं आई ना। देखिए, एक तो मैं आपको बताऊं कि ईरान का एज न्यूक्स को वॉर के लिए यूज़ करने का जो पॉलिसी है, ये खमीनी साहब के दौर से उस पर फतवा है। दे वर नेवर एंड नॉट इंटेंडेड टू यूज़ द न्यूक्लियस फॉर वॉर। ये उनकी फतवा भी हैं और जिनको वो लेके भी चलते हैं, और वो इसको फितना समझते हैं एज पर दोज फतावास। लेकिन जो अपना जो सिविल यूज़ है, ये सिविक यूज़ है, जो कतर पे अटैक हुआ है, वो तो रिटेलिएशन है ना एग्रेशन के खिलाफ। ज़ाहिर है जब आप ईरान के ऊपर अटैक करेंगे, देन पाकिस्तान का जो रियासत का किरदार है उस इसलिए अप्रिशिएट करना पड़ता है कि पार्लियामेंट में उन्होंने तशक्कुर पाकिस्तान की बात की। पाकिस्तान के ईरान के साथ जो इंडियंस के ऊपर उनका ज़्यादा डिपेंडेंस थी, चाहे बहार में या अफगान जो वहाँ पे थे उनके ऊपर जो डिपेंडेंस थी, तो ईरानीज़ की आंखें खोलने के लिए वो काफ़ी था कि जी उन्होंने पाकिस्तान हेल्प देम इन ऑल द वे। वेयर एज जिनके ऊपर रशिया के ऊपर से वहाँ से कुछ नहीं आया, हिंदुस्तान से कुछ नहीं आया, अफगानिस्तान से कुछ नहीं आया। इंस्टेड जो मोसाद के लिए जो इंटेलिजेंस की जो कार्रवाइयाँ हैं उनमें बहुत सारे इंडियंस भी पकड़े गए, अफगान भी पकड़े गए, पाकिस्तानी उसमें नहीं है। आप हुकूमत पाकिस्तान के किरदार से मुतमईन हैं? आप समझते हैं कि ये दुरुस्त किरदार था? आई थिंक देखिए, पाकिस्तान को यही किरदार अदा करना चाहिए जहाँ तक इस खत्ते में वॉर का ताल्लुक है। देखिए, मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरी थिंकिंग है। वी हैव टू सी व्हाट इज़ पाकिस्तान इंटरेस्ट। बाकी हम उम्मा के ठेकेदार तब बनेंगे जब हम इस काबिल होंगे, हम नहीं है। वी आर द न्यूक्लियर इस्लामिक पावर। बाकी हाइब्रिड मॉडल शाडल का ये जो चिक्कर है, दैट्स अ डिफरेंट। हमारे इंटरनल मामला है ना, मेरे और राना हसन के, नदीम अफजल चंद की जो भी पॉलिटिकल डिफरेंसेस होंगे पाकिस्तान में सेटल होंगे। व्हेन इट गोज आउट ऑफ द बॉर्डर देन वी आर और वी हैव टू बी यूनाइटेड, बिकॉज अदरवाइज व्हाट हैपेंस। देखिए, तालियां वैसे ये बात करने की पीटीआई इस मौके पे नहीं चलती, लेकिन वेरी गुड। देखिए, मैं हमेशा आप लोगों ने अप्रिशिएट किया है। करता हूं, बहुत अच्छी बात की, बड़ी जरूरी बात है कि आई वाज अगेंस्ट व्हाट हैपेंड इन वाशिंगटन। आई वाज टोटली अगेंस्ट दैट। पाकिस्तान की फौज ने जो एहतजाज वहां पे हुआ, बिल्कुल अनकॉल्ड फॉर था, अननेसेसरी था, बिल्कुल गैर जरूरी था, उसको नहीं करना चाहिए था। और फिर मुझे वहाँ, लेकिन आप लोगों की लीडरशिप डिसोन नहीं करती ना, कम से कम कोई एक बयान कर देती। हाँ, मुझे उन्होंने कहा जी कि वो हमारे बंदे नहीं थे, तो मैंने कहा यार पब्लिकली डिसोन करो फिर उनको जी। आप क्यों उनको ओन कर रहे हो जिन्होंने ये सारा काम किया? आप देखिए, आप डिसोन नहीं कर रहे, आप ये बजट वाला मामला जो हुआ है नाउ, बजट के मामले पे केपी के बजट की फेडरल बजट की बात कर रहा है। केपी के बाद फेडरल बजट तो ये क्या तमाशा क्या हुआ है? सबसे पहली बात तो ये है कि वो ये कहते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो पीटीआई की पॉलिटिकल कमेटी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगने की तैयारियां थी। आई डू नॉट बाय दैट। उसकी वजह है आर्टिकल 222 में फाइनेंशियल इमरजेंसी किसी और तरीके से लगाई जाती है। सो बजट पास ना करने का जो कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सिक्वेंस होता है, ये लीगल कॉन्सिक्वेंस होता है, वो ये होता है कि सीएम हैज टू गो, उनको दोबारा एतमाद का वोट लेना पड़ता है, और असेंबली को अगर वो कोई एतमाद का वोट ना ले तो असेंबली चली जाती है। नाउ 2 दिन पहले आप एक स्टांस ले रहे हैं पब्लिकली कि जी हम असेंबली तोड़ेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। 2 दिन बाद अभी पूरे सूबों के बजट जो है उन पे बहस हो रही है। यू गो एंड गेट इट पास। इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस कुछ और हैं। 1 महीना हो गया है, तो ये हुआ क्या है? माइनस इमरान खान हो गया है ना, फिर अलीमा खानम ने भी इसको एडमिट किया। गुफ्तगू को इसलिए मैं पॉलिटिकल नहीं लेता। अलीमा बीवी हैं बहन, वो चिड़चिड़ी हो जाती है, जिटरी भी हो जाती है। मेरे साथ ये खुद हुआ। एंड आई टेल यू वन थिंग, आई एम प्रीटी श्योर PTI has to decide whether the political statements coming from family और वहाँ से आनी है या आपके इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से आनी है। देखिए, ये मेरे लिए आई एम वेरी क्लियर। पार्टी चलाएगी गौहर, सलमान राजा, उमर अयूब, क्या नाम, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी साहब,
आई टेक पोलिटिकल स्टेटमेंट, देयर पोलिटिकल स्टेटमेंट, ठीक। बिकॉज वो इलेक्टेड भी हैं और वो नॉमिनेटेड। फैमिली की पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने का मैं तो हक में नहीं हूँ, उस वजह की पार्टी कमज़ोर होती है। ठीक। पार्टी कमज़ोर होने का नुकसान इमरान खान साहब को हुआ है। ये जो सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, आपने जब हर बंदे को उठ के घर से उठ के आप कह देते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट, मैंने तो कहा है कि कौन सी ट्रॉफी आ गई है, मेरे घर पे आई है तो वो ले ले, अली अमीन के घर पे आई है, गौर के घर पे आई। यू सी व्हाट हैपेंस व्हेन यू फिंगर पॉइंट, हाँ, तो आपकी पार्टी कमजोर होती है। पार्टी कमजोर होने का नुकसान किसको होता है? इमरान खान को होता है। इस पे थोड़ा सा और डिबेट भी करते राना सांस साहब, मैं आपका इस पे कमेंट चाहूंगी। बजट तो उन्होंने पास कर लिया है इमरान खान की हिदायत के बरखिलाफ, लेकिन वो कह रहे हैं कि एक और हिदायत हम इमरान खान की मानेंगे। आज एक अगर नई हिदायत आई, वो मैं आपसे बाद में बात। वो क्या है? वो ये है कि उन्होंने कहा है कि भाई महीना हो गया, यू शुड हैव गॉन टू सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, वहां से अगर इजाजत नहीं मिल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट से लेते हैं। और बजट में किस चीज की इजाजत? बजट की जो टीम है, हमारी फाइनेंस टीम है, वो आए मिले, और उसके बाद अगर हमें जो उसमें तब्दीलियां करनी पड़ी, हम उसको बाद में जो है वो फाइनेंस बिल बाद में भी पेश किया जा सकता है। कोई कदगन नहीं है उसमें। नहीं, इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या किरदार है? सुप्रीम कोर्ट होता ही है ना कि हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद उनको मिलने नहीं दिया जाता अच्छा, टीम को। अच्छा ठीक है, तो मुलाकात मुलाकात के लिए मैंने कहा बजट पास के लिए आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में कोई और फाइल करनी है पिटीशन? मुलाकात के लिए, अच्छा, ताकि इमरान खान साहब का इनपुट हासिल सर पीटीआई की आपको धमकी है, आपको यह गालिबन मेरा ख्याल है कि हम केपी की असेंबली तहरील कर देंगे। ये धमकी है, वो तो खुशखबरी है इनकी। देखें बात ये है कि मैं समझता हूँ कि इन्होंने बजट पास किया, अच्छी बात है। हाँ। पीटीआई ने जमात होने का जो तासर है दिया है कि ये जमात है और ये कल्ट नहीं है। देखें बात अच्छा। ये कि बिल्कुल, और मैं उसको लॉजिक देता हूँ ना। लॉजिक ये है आप डिवीजन को एनफोर्स कर रहे हैं बिटवीन अली अमीन गंडापुर एंड अलीमा खान एंड इमरान खान। देखिए बड़ी सीधी सी बात है ना, ये मुल्की मफाद है, कोई हमारा कोई पर्सनल इंटरेस्ट तो नहीं है कि इन्होंने बजट पास करना है। किसके लिए पास करें? केपीके की अवाम के लिए पास करें ना। और अगर ना करते, रोक देते, तो उससे नुकसान किसको होना था? केपीके की अवाम को होना था। और ये लगना था कि भाई जब दहशतगर्दी का मामला आता है कि नेशनल सिक्योरिटी का इजलास है नेशनल असेंबली में, तो वहाँ ये शामिल इसलिए नहीं होते कि खान साहब को पैरोल पे निकालो। अगर जंग लगी हुई है इंडिया पाकिस्तान की, तो इंटेलिजेंस जो है या ISPR अगर ब्रीफिंग दे रही है, वहाँ ये शामिल नहीं होते कि खान साहब को रिहा करो। तो ये तो कल्ट ही है ना, कि डर है, खौफ है लीडर का, अपने कल्ट लीडर का, कि अगर आप उसका जो है वो बाहर नहीं निकालेंगे, उसकी बात नहीं करेंगे, तो आपकी छुट्टी हो जाएगी। तो अगर इन्होंने बजट पास कर लिया है, तो मेरे ख्याल से ये इन्होंने एक जमात का होने का जो है मुजाहरा दिया है कि ये जमात है। और अगर इमरान खान कह देते हैं कि जी केपी की असेंबली तहरीर कर दें, देन व्हाट? तो फिर ये कल्ट है, जो कि मुझे लगता है। तो ये तो मैं कह रहा हूँ वो उन्होंने तासर तोड़ा है कल्ट होने का, जो कि अच्छी बात है। लेकिन देखें अगर ये बैरिस्टर गौहर ने आज भी कहा है कि अगर इमरान खान कहेंगे तो हम असेंबली तोड़ देंगे। बात ये है ना, इमरान खान ने कब कहा? कुछ लोगों की रूह जो है वो खान साहब ने काबू की। और देखिए ये जमात चलती है ऐसे कि अगर आप खान साहब को खुश नहीं करेंगे, अगर आप वो हरकतें नहीं करेंगे कि जिससे खान साहब जो हैं वो मुतमईन हो, तो आपकी छुट्टी हो जाएगी। उन हरकतों में मुल्की मफादात नहीं आते, उन हरकतों में खान साहब को पैरोल पे निकालना आता है। तो ये जमात की जो इज्तिमाई सोच है वो ये बन चुकी है। ये अफसोसनाक बात है, क्योंकि देखें अगर इसका पैरेलल आप ड्रॉ करें तो मियां नवाज शरीफ को भी जेल हुई थी, सजा हुई थी। तो उन्होंने सुन तो लेना जी, उन्होंने अपनी चीजों को 60 दिन वर्सेस 2 साल, अगर उन्होंने अपनी चीजों को डेलीगेट कर दिया था शहबाज शरीफ के पास, और जब शहबाज शरीफ को जेल थी तो एहसन इकबाल साहब देख रहे थे। इसी तरह देखें जरदारी साहब को इतना अरसा जेल रही, तो उन्होंने पार्टी फैसले या कौमी मफादात के अंदर हिस्सा डालना रुक नहीं जाती। तो ये जमात जो है, इस जमात की रूह को काबू किया हुआ है। इनको देखें, चैलेंज ये है कि अगर ये मुनासिब बात करेंगे तो इनकी छुट्टी हो जाएगी। तो ये इसलिए ये मुनासिब बात नहीं मैं इस पे नदीम ये कर रहे हैं मुनासिब बात, तो वही मैं हैरानी मुझे हो रही थी और मैं कह रहा था कि इसलिए उनकी छुट्टी हो गई हुई है। वैसे इसलिए सियासी जमात से वकील है वो भी इमरान खान के। नहीं होती, मेरी बात सुनो, मुनासिब बात की one has to has this courage to call a spade a spade। मैं तो that is appreciable, that is appreciable। आप हमेशा से बड़ी खुली बात और बड़ी वाज़ेह बात करते हैं। मैं नदीम चंद साहब का कमेंट लेना चाह रही थी, लेकिन आपकी इजाजत से अगर ब्रेक ले लें ताकि आपकी कमेंट जो इंटरप्ट ना हो। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक टू यू। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एडवोकेट फैसल चौधरी, राना एहसान अफजल खान साहब और नदीम अफजल चंद साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं। चंद साहब, आपका कमेंट, क्योंकि फेडरल बजट पे तो आप लोगों को बहुत एतराज़ात थे, और आपके खास तौर पे जो एतराज़ात जो मीडिया के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए गए वैलिडेट हुए। बिलावल भुट्टो साहब ने उन्हीं पॉइंट्स को लिया। साथ में केपी में क्या हो रहा है, और क्या केपी असेंबली, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान तरीके इंसाफ कह रही है कि जी गवर्नर साजिश कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के विफाक साजिश कर रहा है हमारी केपी की असेंबली तोड़वाने के लिए। मेरे ख्याल में इसमें तो कोई हकीकत नहीं है। गवर्नर ने क्या साजिश करनी है?
गवर्नर कोई उनकी चीज़ तो ऐसी रोकता नहीं है। अब गवर्नर कहता है कि वाइस चांसलर्स लगाएं यूनिवर्सिटियों के, तो वो उन्होंने लगा दिए। तो मेरे ख्याल में गवर्नर्स के और उनके कोई ऐसे हुकूमती मामलात में इतने कोई इख्तलाफात भी नहीं है। करप्शन के ऊपर ऑडिटर जनरल के पैरे आए हैं, अब वही ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट्स पंजाब में भी आई हैं। 10 खरब वाली 10 खरब वाली, वो बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। अच्छा। देखिए जो ऑर्डर प्रिंट होता है ना पैरा, क्या उससे वाकई पहले पंजाब में ऐसे हालात हैं चांसलर? नहीं, देखिए मैं तो पहले दिन से कहता हूँ कि मरियम बीबी जितनी मेहनत कर रही है, शॉर्टकट भी उतना तेजी से हो रहा है। अच्छा। और जो शॉर्टकट होते हैं ना, ब्यूरोक्रेसी जो जल्दी जल्दी काम दिखाने के लिए, सीएम को खुश करने के लिए, फिर रूल्स को वायलेट ऐसा हो करते सकता हैं। है कि चीफ मिनिस्टर के नॉलेज में ना हो ये नहीं, ये शॉर्टकट्स? तो नहीं हो सकता ना, ये कैसे हो सकता होता है। लेकिन यहाँ जल्दी बहुत ज़्यादा है उनको काम, मतलब है ये कर दे, एक प्रोजेक्ट 20-25 उन्होंने मंसूबे शुरू किए हुए हैं जल्दी एक। लेकिन मैं समझता हूँ जो मेन चीज़ है वो लोकल गवर्नमेंट है, मेन चीज़ एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा। तो देखें ये चीज़ें हैं जो पॉलिटिकल, अगर आपका इनपुट शामिल हो ना चीज़ों में, या आप थ्रू कंसल्टेटिव प्रोसेस एक अपनी पार्लिमानी पार्टी से या अपने कोर ग्रुप से अपनी पार्टी के ज़रिए, तो फिर चीज़ें मैं समझता हूँ बेहतरी की तरफ जाती हैं। ठीक। लेकिन जहाँ तक केपीके के है, केपीके में भी कोस्तान में 50 बिलियन के जो स्कैंडल आया है, वो यही था कि सिक्योरिटी के पैसे पड़े हुए होते हैं, मनसूबों की जो सिक्योरिटी होती है, गारंटी होती है, वो उन्होंने, हालांकि वो हर एक अलग हेड होता है, ठीक। वो उन्होंने वन गो पेमेंट कर दी और वो गलत किया एज पर रूल। सर ये ऑपोजिशन का काम होता है ना, हर असेंबली में, हर प्रोविंशियल असेंबली में, तो ऑपोजिशन इसका पूरे मुल्क में जो है वो नहीं, देखें अपोजिशन इनवैलिड है। मैं केपी में कहाँ है ऑपोजिशन? सेंटर में कहाँ है ऑपोजिशन? नहीं, केपीके में भी अपोजिशन हो रही है, सेंटर में भी अपोजिशन हो रही है। सेंटर में भी सच्ची काल बिलावल साहब ने जो स्पीच में कहा है ना कि बजाय बजट के डिबेट करने के आप हर वक्त मुलाकात या जेल के ऊपर ही बात करते हैं, कैदी को रिहा करो, तो मेरे ख्याल में यकीनन उनका हक बनता है इमरान खान की रिहाई के लिए बात करना। लेकिन एक प्रॉपर टाइम होता है। अगर आज बजट के ऊपर डिस्कशन नहीं होगी तो 5 दिन बाद वो गुफ्तगू इररेलेवेंट हो जाएगी जो बजट के ऊपर आप करेंगे। ठीक। आज आप फॉरेन पॉलिसी के ऊपर अपना इनपुट नहीं देंगे, इंडिया वार के ऊपर आप अपना इनपुट नहीं देंगे, या गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं देंगे, या मुल्क में के मफाद में क्या है, अगर ये आप बात नहीं करेंगे तो आज वो इररेलेवेंट होगी ना। इसलिए ये आपके देखिए, आपकी पॉलिटिकल जमातों की प्रायोरिटीज़ होती हैं, कुछ मुल्की प्रायोरिटीज़ होती हैं, कुछ इंटरनेशनल प्रायोरिटीज़ होती हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उन्होंने अपनी साख बचाने के लिए करनी होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि पीटीआई का जो इमेच्योर रवैया है ना, नॉन पॉलिटिकल रवैया, जो क्योंकि पॉलिटिकल लोग तो ऑलमोस्ट उन्होंने फारग कर दिए हैं, तो जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं मेरे ख्याल में वो प्रिवेल कर गए, और पीटीआई सोशल मीडिया की कैदी जमात बन के रह गई है। और ये आपको सेंटर की हद तक नजर आ रहा है, या केपी में जो बजट पास कर लिया है उन्होंने? मैं समझता हूँ कि इस वक्त क्योंकि बहुत अच्छी तनकीद हो सकती है नून लीग के ऊपर, पंजाब स्पेशली पंजाब के ऊपर और मरकज में भी, लेकिन वो नहीं करते। मैं समझता हूँ इसका मतलब, मुझे तो लगता है वो मौका है उनका पंजाब में। तो सच्ची बात है। मैं मतलब कई चीजें ऐसी हैं जो हम चलो एक इतादी हैं, उनके सो कार्ड इतादी हैं, हम बोल लेते हैं, वो नहीं बोलते जी, और बड़ा जबरदस्त बोलते हैं। तो मेरे ख्याल आपके में बोलने का जो है वो वेटेज होता है जी। तो नहीं, देखिए हम ब्लैकमेल नहीं करते ना। बिलावल साहब ने स्पीच शुरू यहाँ से की है कि वी विल सपोर्ट योर बजट, तो यहाँ से स्पीच शुरू किया। लेकिन जो हमारी तनख्वाहों में मामलात थे वो भी उन्होंने काफी हद तक ठीक किए। अब मिनिमम वेज के ऊपर है हमारे पॉइंट, और ऐसी चीज एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर, इसी पे सवाल करना चाह रही थी। एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर, क्योंकि ये सारे मुल्क का आप देखें, जिसमें बिलावल साहब ने कल एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की कि इमरजेंसी होनी चाहिए, यकीन जानिए मैं देख रहा था, हाउस में बैठा था, नून लीग के एमएनएज ने भी डेस्क बजाए थे जी, क्योंकि वो अपने हलकों में जाने जोगे नहीं रह गए। जो एग्रीकल्चर की हालत है, मैं अक्सर आपके प्रोग्राम में आके ये बात बहुत आप मेहरबानी करती हैं, लेकिन उस पर असर कोई नहीं होता। शायद बाबुओं के या आईएमएफ का बहाना है या बाबुओं की हुकूमत है, तो उनको प्रायोरिटी समझ नहीं आती। आपकी इकोनॉमिक बैकबोन है, अगर ये अगले साल इनको पता चलेगा जब खरबों रुपए की चीजें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। अभी चीनी इंपोर्ट हो रही है ना इस साल, तो फिर इस साल चीनी इंपोर्ट हो रही है। मैं समझता हूँ जी, बजाय एक्सपोर्ट करने के हम पे इंपोर्ट करने वाले हैं। इससे बड़ा नेग्लिजेंस, क्रिमिनल नेग्लिजेंस। बैकबोन अगर आपकी ज़रात है और आपकी यही से रेशन मुस्लिम लीग नून नहीं मान रही, तो क्यों दे रहे हैं बजट में वोट? फिर देखिए, बजट की हमारे पास ऑप्शन नहीं है इस वक्त। हम हुकूमत को गिराना नहीं चाहते। फाइनेंस बिल मंजूर ना हो तो हुकूमत चली जाती है, और पीपल पार्टी अगर वोट ना दे तो हुकूमत बजट नहीं पास कर सकती। लेकिन एक तरफ हम मोदी से लड़ें तो दूसरी तरफ हम अपने मुल्क में स्टेबिलिटी जो है ना, वो मेरा ख्याल है जरूरी है। अगर आप हिंदुआता एक तरफ बिलावल पूरी दुनिया में पाकिस्तान का बयानिया पेश कर रहे हैं,
पूरी दुनिया में एक सफारती मिशन में अपनी रियासत का बयानिया एक पेश कर रहे हैं कि जमहूरी सोच है तो हम मेरे ख्याल में उसमें फिर हैं ये हमारी नंबर 2 प्रायोरिटी पे चली जाती है। हालांकि हमें नुकसान हो रहा है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, हमें पॉलिटिकल इसकी प्राइस पे करनी पड़ती है, लेकिन हम मुल्क के लिए ये कर रहे हैं, लेकिन रियासत के लिए कर रहे हैं। केपी वाले तो ये नहीं सोच रहे, वो कह रहे हैं कि अगर सोचना इमरान ने चाहिए। कहा मैं तो हम असेंबली डिसॉल्व कर इस देंगे वक्त वहाँ भी की। इस वक्त भी मैं समझता हूँ मैं अच्छा राना साहब इसमें भरवा अच्छा मसला है, मैं असेंबली डिसॉल्व गरीदा करने की मैं बात 2 पे। सालों से कह रहा हूँ, मैं ये फैसल चौधरी गवाह है, मैं 2 सालों से कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल डायलॉग के जरिए इमरान खान को भी रिलीफ मिल सकता है और इस मुल्क में बेहतरी हो सकती है, और इसकी चाबी पॉलिटिकल डायलॉग की पीटीआई के पास है, किसी और के पास वो नहीं। कैसे? देखिए जब वो नेक नीति से मुज़ाकरात करेंगे, हाँ। कुछ चीज़ों की उनको गारंटी देनी पड़ेगी, उनकी गारंटी कोई नहीं दे रहा। कुछ चीज़ों की गारंटी देनी पड़ेगी कि ये हम बाहर निकल के ये काम नहीं करेंगे, उस कमरे में हम ये काम नहीं साढ़े मथे न लाइयो। नहीं मैं आपकी अपनी राय हो सकती है, मैं आपकी राय का एहतराम करता हूँ, मेरी बात। अच्छा कौन सी चीजों पे गारंटी चाहिए? देखिए आप रियासत इमरान खान की जबानबंदी चाहते हैं? मैं जंगबंदी के बाद मैं कथन जबानबंदी, मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी, अब रियासत की कुछ चीज़ें बड़ा कौन करे जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहरा करने के लिए, देखें आपने रियासत को, आपने मुल्क के कुछ ऐसे, हमारी लूली लंगड़ी जमहूरियत है, जमहूरियत जितना वजन उठा सके ना, ये उसको उसके ऊपर उतना ही वजन रखना चाहिए, और हमारी कमजोर जमहूरियत को पीटीआई को तकवीयत देनी चाहिए, बजाय कि लूली लंगड़ी जमहूरियत से भी हम जाएं। इसकी मिसाल पीपल पार्टी की आपके सामने है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर बीबी की शहादत से लेकर आज तक आप सफर देख लें, रियासत को कभी क्वेश्चनेबल हमने नहीं किया। रियासी इदारों के ऊपर ठीक है, तनकीद हम शख्सियात के ऊपर करते हैं, लेकिन इदारों के ऊपर कभी हम ऐसा काम नहीं करते जो रियासत का बयानिया एंटी स्टेट एलिमेंट बयानिया ना बन जाए आपका, तो वो बयानिया नहीं बनाना चाहिए जिसका दुश्मन ममालिक फायदा उठाएं। बाकी ठीक है, बहुत सारी बातें उनकी सही हैं जो मैं समझता हूँ होनी चाहिए, बिल्कुल उनके जायज मुतालबात है, डेमोक्रेटिक नहीं, वो मैं फिर कभी करेंगे, नहीं, अभी कर देना बात, इलेक्शन रिफॉर्म्स जो है बिल्कुल पीटीआई का मौक़िफ़ जायज है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होने चाहिए, वो तो आप भी कहते हैं, लेकिन इनको क्या जरूरत थी? मौजूदा चीफ इन्होंने खुद ही लगाया था ना, उस वक्त भी ये रिफॉर्म्स के कंसल्टेशन पे बिलीव नहीं करते ना, ये मौजूदा इलेक्शन कमीशन लगाते वक्त पीटीआई ने कौन सी कंसल्टेशन की थी? इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने रेज कर दिया, वो बीच में अभी इलेक्शन कमिश्नर लगाने के लिए भी डिबेट हो रही थी। प्रोग्राम में डिबेट अभी कंटिन्यू है, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड देन कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। राना सांसद मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। अगर की एज पर नदीम अफजल चंद साहब पॉलिटिकल डायलॉग की पीटीआई के पास है तो ताला आप लोग हैं, तो वो कुंजी अगर ताले में लगेगी तो आप लोग ताला खोलने के लिए राजी हैं, या आप चाहेंगे कि जी केपी असेंबली तहलील हो जाए, या आप चाहेंगे कि पॉलिटिकल डायलॉग इनको इन्वॉल्व करके हुआ जाए? तो कभी और वो प्रोसेस कहाँ तक पहुंचा जो हो रही थी, कंसल्टेशन बिटवीन लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन फॉर द चीफ इलेक्शन कमिश्नर? देखिए पहली बात तो ये कि दरवाजा हमारी तरफ से तो कभी बंद ही नहीं हुआ। हाँ। अभी जो प्राइम मिनिस्टर हैं जब ऑपोजिशन में थे वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करते थे, उनको खान साहब लिफ्ट नहीं कराते थे, तो हमने तो कभी दरवाजा नहीं, अभी मुज़ाकरात की डेडलाइन खत्म नहीं हुई थी ये वॉकआउट करके, हमने फिर भी इंतजार किया। उसके बाद भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा, जब इन्होंने दावा भी बोला इस्लामाबाद में, फिर भी हमने कहा कि हम हाउस में कमेटी बना देते हैं, वहाँ बातचीत कर लेते हैं। लेकिन जब आपको जो मैंने कहा इनका मसला जो है, इन्होंने कहा कि जी सोशल मीडिया की कैद में, मैं कहता हूँ कल्ट है, ये अपनी इन्होंने सोच बड़ी लिमिटेड कर दी है अपनी। देखिए ना, अगर ये वो जो नेशनल सिक्योरिटी का जो जब इजलास था दहशतगर्दी पे, उस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते तो उनकी मजबूती होनी थी ना, ये अपना मौक़िफ़ देते। अगर आईएसपीआर और इंटेलिजेंस की जो है वो ब्रीफिंग हो रही है जंग के ऊपर, तो वहां आके अपना मौक़िफ़ देते। सर भारत से जंग के बाद भी प्राइम मिनिस्टर ने ऑन न्यूमरस ओकेशंस कहा कि मैं पीटीआई से बात करने के लिए तैयार हूं, तो हमारी तरफ से तो रुकावट है ही नहीं, हम तो एज अ जमात अभी भी आप समझते हैं कि इनसे बात हो सकती है। अभी भी ये बजट के ऊपर भी इनके साथ बहस मुबाहिसा इनके एमएनएस के साथ हो रहा है, इनकी हम जो तजावीज़ हैं वो सुन रहे हैं, हम लिख रहे हैं कमेटीज के अंदर, तो काम चल रहा है। तो हम इनको एज अ जमात तो हम बिल्कुल इनके साथ एंगेज, एज अ हुकूमत केपी के हम एंगेज करना चाहते हैं, लेकिन जब इनकी वो शर्त आ जाती है कि पैरोल पे निकालो, और अगर नहीं निकाला तो फिर हम बात नहीं करेंगे। और मुल्की मफादात की बात है, कोई हमारी जाती बात तो नहीं है, कोई हम जाती एजेंडे पे तो नहीं बात करें ना इनसे, तो फिर ये तो इन्होंने रुकावट डाली हुई है ना, रुकावट तो इनकी साइड से। उसकी वजह मैंने आपको बता दी कि पूरी पार्टी की जो रूह है वो काबू की हुई है कि खान साहब को खुश रखना है, अगर वो नाराज हो गए तो हमारी छुट्टी है। सर उनके लीडर है ना, जैसे आपके नवाज शरीफ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लीडर उनके लिए इमरान खान इंपॉर्टेंट है। फिर ये जो तंग सोच है, फिर ये लीडर दे रहा है कि आप मुल्की मफादात के लिए भी ना बैठे, क्योंकि मुल्क है ना, इस मुल्क के हजारों इश्यूज हैं,
उनके ऊपर जो है ऑपोजिशन का रोल है, इनके ऊपर जिम्मेदारी है। ठीक। लेकिन अगर वो जिम्मेदारी ना उठाएं और कहें कि भाई मेरी एक ही जिम्मेदारी कि मैंने खान को बाहर निकालना है, तो फिर तो ये बड़ी महदूद सोच और होगी सर, ना। वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाला मामला कहां तक पहुंचा? और एग्रीकल्चर के हवाले से नदीम चंद साहब उन चंद लोगों में से हैं, सियासतदानों में से, जो बड़ी दबंग और बड़ी जबरदस्त इस पे बात करते हैं, लेकिन आप लोग सुनते ही नहीं। देखें, एग्रीकल्चर के ऊपर अभी चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं आप लोग। देखिए, फैसल साहब बता रहे हैं कि गंदम भी इंपोर्ट करने वाले हैं। हमारी लीडरशिप में भी, हमारे MNAs ने भी जो अभी जो क्या कहते हैं, जो रिजल्ट निकला है ज़राअत के ऊपर, जो लोगों को जो उनकी फसलों की जो पेमेंट मिल रही है वो उस लेवल पे नहीं है। हम जानते हैं कि ये इसके अंदर सूबों का एक मेजर कलीदी रोल है, और पंजाब जो है इसमें पैकेज निकाल रहा है, वफाक उसको सपोर्ट करेगा, तो बिल्कुल हम इनके मिलके साथ। पंजाब में 10 खरब की करप्शन जो रिपोर्ट आई, देखिए, ये ऑडिट रिपोर्ट आई है और इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, और आई एम श्योर मरियम नवाज साहिबा लेंगी, इसके ऊपर तहकीक की जाएगी, इसके ऊपर पब्लिक अकाउंट कमेटी में आज किया जाएगा, कल किया जाएगा, आने वाले दिनों में किया जाएगा। आप तो माशाल्लाह बड़ा फाइनेंशियल बैकग्राउंड के बंदे हैं। जब कोई पैरा प्रिंट होता है उससे पहले डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग्स कई दफ़ा होता है, DSC उसको कहते हैं। तो DSC तो हर महीने में असूली तौर पे 2 मीटिंग्स होनी चाहिए। ये छोटी छोटी जो नेग्लिजेंस या जो होती है खामियां, ये DSC में दूर होनी चाहिए। जब 1 साल 2 साल आपने DSC की मीटिंग में कोताहियां दूर नहीं की, इसका मतलब है कि आपके सिस्टम में फ्लॉज हैं। तो आप फिर जब पैरा प्रिंट होता है तो समझे आप 50% तो 70% तो आप समझे वो चीज़ हुई होती है। उसको क्योंकि दुरुस्त करना होता है, फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास आता है, फिर वापस भेजा जाता है, फिर एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल ली जाती है, फिर फाइनेंस इन्वॉल्व होता है, फिर पैरे रेफर किए जाते हैं। टाइम चूंकि कम रह गया, आप कमेंट करें फिर फैसला। मैं एग्री करता हूं जी, इस पे एक्शन होगा, और मरियम नवाज जो है वो करप्शन को बिल्कुल खात्मा होगा उसका इंशाल्लाह। ये जो चीजें पॉइंट आउट हुई हैं, लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा, और उनके क्योंकि शहबाज शरीफ जब तक चीफ मिनिस्टर थे तो वो उसमें प्राइड लेते थे कि जो उनके होते हुए कोई एक धेला करप्शन का नहीं है, लेकिन अगर मरियम नवाज के होते स्कैंडल आ रहा है तो ये बहुत बड़ा दाग होगा। नहीं, उससे बढ़ के फैसल साहब, ये लास्ट कमेंट नहीं है। देखिए, करप्शन के मामलात में तो पंजाब हुकूमत के खुद मुलव्वस है, और ये जो 10 खरब का जो आया है सारा, इसमें निगरान हुकूमत, ये नदीम भाई अक्सर बात करते होते हैं, वो जो गंदम स्कैंडल किधर गया, 1700 अरब रुपए का, वो भी खा पी गए। ये 10 खरब रुपए भी खा पी गए। 32 अरब रुपए की तो सिर्फ सफाई हुई है जी, ये बड़ी कुर्बानी की ईद के ऊपर 32 अरब रुपए की। आप अंदाज़ा लगाएं, डिपार्टमेंट्स अपनी जगह मौजूद है। नदीम भाई ने 2-3 बातें की हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। देखिए, PTI जो है बतौर जमात बड़ी विजिलेंट है। हमारी पंजाब जो है वो तो खास कर वाइट पेपर इशू हुआ हमारा, हमने इनका पूरा फाइनेंशियल जो है उस पर डिटेल, कम से कम पंजाब की हद तक आप लोगों ने अच्छा काम किया, सेंटर में नहीं किया आप लोगों ने ये काम। मुतहरक भी है, ठीक है। सेंटर में जो है वो क्योंकि पंजाब मैटर करता है ऑब्वियसली, सिंध में भी हमारा जो है वो बड़े मुतहरक हैं लोग। इशू ये सिर्फ ये है कि इसके बाद हम क्यों ना करें। देखें, जो राना एहसान अफजल साहब बात करते हैं कि जी हज़ारों मुल्क के इश्यूज़ हैं, आपने अपना नाम इशू रखा हुआ है, आप अपना नाम इकॉनमी रखा हुआ है, आपने अपना नाम लॉ एंड ऑर्डर रखा हुआ है, आपने अपना नाम ही सब कुछ रखा हुआ है। गुजारिश ये है भाई, हम इमरान खान साहब की बात क्यों ना करें। 2 साल हो गए, 60 दिन मैं पेश हुआ था हफ्ते वाले दिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट में, जब मियाँ साहब ने बाहर जाना था, ठीक है जी, और हमें पता है कि हमारे साथ क्या हुआ था। 4 बजे तक मैंने फिर नया वालों को कहा, मैंने कहा खुदा के लिए आप प्रिंसिपल इसमें कंप्लेनेंट हैं, कल आपने लाहौर हाई कोर्ट में कंसेंट दी है मियाँ साहब की जाने की, ये हमारे घर में क्यों बंदा डालते हो। जज साहब हमें कह रहे थे कि इतवार तक मियाँ साहब की जिंदा रहने की गारंटी थी। हमने कहा जी कितों दी वो तो हमको अल्लाह मियाँ थोड़ी है। इस तरह की बात है 60 दिनों में, और मियाँ साहब 100 मीटर की दौड़ लगा के जहाज़ पर चढ़ के पूरा कुछ है उन्होंने पूरा तक खादा जाके, मतलब आई डोंट वांट टू गो देयर। इशू ये है कि प्लेटलेट्स भी सर्जन जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज हमीद के प्रेस्क्रिप्शन पे नीचे हुए थे, जहाज भी उधर से आया था। लाइटर नोट में फैसल भाई आप भी प्लेटलेट्स के खान साहब के डाउन। हाँ, अब मसला ये है कि खान साहब ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट शुरू हो गई है। आप भी अप्लाई कर लें सर, मेरी बात ये बड़े अच्छे सिलेक्शन है। सेम कॉपी पेस्ट कर लें। मैंने इमरान खान साहब गए कसम से, इसके अलावा कोई चारा नहीं। पिछले सालों ने कहा यार डंबल नहीं दे रहे, तो मैंने जेल वालों से कहा, मैंने कहा देखें, पहला 72-73 साल का आदमी है जो आपसे ना दवाई मांग रहा है, ना अस्पताल की मंजी मांग रहे हैं, डंबल मांग रहे हैं, दे दें आप हमें। वो हमने बड़ी मुश्किल से On this note, I would have to close the program because time मेरे पास बिल्कुल लेकिन खत्म मैं हो आपके गया। प्रोग्राम के तवज्जुह से अपनी PTI को एक बात बिल्कुल अपने लोगों का कि घबराना नहीं है। PTI और इमरान खान कोई माइनस नहीं कर सकता PTI से इमरान खान को और इमरान खान से PTI को।
पीटीआई इमरान खान है, इमरान खान पीटीआई। 14 साल बाद जरूर आएगी। सिर्फ फर्स्ट लाख कंपनी भी हाजिर है और डिग्गी भी हाजिर है। 14 मैं आपको एक पॉइंट देके जा रहा साल हूँ। बाद मैं 14 साल बाद है मैं हाइब्रिड मॉडल ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ख्वाजा आसिफ साहब जिन्हां ते इन्हां दा डिग्गी या डिग्गी च ले जांदे ने साहब। फर्स्ट लाख कंपनी भी हाजिर है और गाड़ी की डिग्गी भी हाजिर है, गेट नंबर 4 भी हाजिर है। इसी जबरदस्त स्टेटमेंट पे क्लोज करने थे मुझे मैं तो नदीम साहब तो सारी जगह होके आए ने, सानू मेरा एडवोकेट फैसल चौधरी साहब, नदीम अफजल चंद साहब, राना साहब, वज़ीर खान साहब, बहुत शुक्रिया। यार। दैट्स अ रैप, ये था आज का प्रोग्राम। I'll see you tomorrow inshallah 8 o'clock on GTV।